नमस्कार। आज दिल से दिल तक के जिस व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ वो हैं श्री के झा और श्रीमती विभा झा। ऐसा व्यक्तित्व जिनका इंटरव्यू मैं कहूँगी हम सबसे पहला लेना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है भिलाई टाइम्स के फाउंडेशन में शायद ये नहीं होते तो भिलाई टाइम्स भी नहीं होता। इतनी अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना। MSME के चेयरमैन और विभा झा मैडम सेंट्रल स्कूल्स की कोऑर्डिनेटर। इनसे जब मैं मिलने के लिए आई तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो थोड़ी सी झिझक रहती है, पर जैसे ही मैं इनके आई कमरे में, आई वाज सो कंफर्टेबल, और शायद उसी कंफर्ट के साथ हम अपनी बातचीत आज की शुरू करेंगे। आप दोनों को मेरा नमस्कार। सर, आप कहाँ से शुरू करें? आपकी पैदाइश बिहार की और पढ़ाई आपकी BHU की, तो और बचपन आपका बिहार के क्या बोलते हैं उसको, नई सुदूर एरिया में तो वहाँ से शुरू करें। जरूर। थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा परिचय में ये है कि बिहार में मैं रहा जरूर जी, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ा वहाँ पर कॉलेज है, CM साइंस कॉलेज जी, उससे हमने BSc किया जी, जिसमें फर्स्ट डिवीजन के साथ डिस्टिंक्शन इन बॉटनी। हाँ, जो यूनिवर्सिटी में 2 या 3 आदमी को मिलता है, तो उसमें हमको मिला। उसके बाद मेरा जर्नी धीरे धीरे बढ़ते रहा और मैं चला आया एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ से हमने MA किया और उसके बाद BJ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म BHU से किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, साइंस स्ट्रीम और फिर एकदम सडनली MA, ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ मैडम, हमको पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा शौक था कि हम पत्रकार बने, या तो मैं डॉक्टर बनूं या पत्रकार बनूं। तो मैं यदि बॉटनी में लिया तो बॉटनी में डॉक्टर तो नहीं बन सकता, मतलब बनने के लिए तो जो ISC कर लिया डॉक्टर बन जाएगा। तो बाद में हमने क्या किया, जो इसी को चुना, पत्रकारिता का मतलब मन में रखा जी। तो क्या होता, वहाँ पत्रकारिता में जो एडमिशन होता था मात्र 20 सीट का होता था जी। और पूरे इंडिया का आदमी आते थे जी जी। तो BHU है, जानते ही है। उसमें मेरा जैसे तैसे सिलेक्शन तो हो गया मैडम, तो मैं कंप्लीट भी कर लिया। तो वहीं पर उस समय BHU सब में बहुत पत्रकार होते थे, क्योंकि वहीं पर यूनिवर्सिटी था, वहीं से सब जाते। कोई ऐसा आदर्श उस समय आपका जिसको देख के आपको लगा कि मुझे भी पत्रकार बनना है? हाँ था, मेरे चचेरा भाई कजन उस समय बिहार के सर्चलाइट एक अखबार होता था, जैसे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया होता वैसे बिहार का सर्चलाइट होता था, जिसका हिंदी एडिशन प्रदीप था जी। तो वो सर्चलाइट के एडिटर थे जी। और उस समय MLC थे, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसके बाद उस समय के विद्वान जो थे वो विदेश से भी पढ़ के आए थे सब, तो उनका बहुत प्रभाव रहा। प्रभाव नहीं, आते थे तो लोग सब बहुत ये करते थे। तो मैं बच्चा था तो मेरे को लगता था मेरे भाई ऐसे कर रहे, पत्रकार है। इसी तरह मेरे भाई भी धनबाद में सगे भाई, वो UNI के ब्यूरो चीफ थे। UNI आप लोग सुना होगा, हाँ, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया जो होता था उसका वो पत्रकार थे। तो उसमें भी उन्होंने एक चीज लिखा था कि वो छपा था इसमें ABP आनंद बाजार पत्रिका में, कि धनबाद के एक कुआं में तेल निकला जी। तो पूरे इंडिया में वो न्यूज चला कि धनबाद के एक कुआं में, मतलब वहाँ पर सारे ONGC ये सब आने लगा। बाद में क्या हुआ हमको याद नहीं है, निकला या नहीं निकला। तो ये सब लेकर के लगता था कि पत्रकारिता बड़ा रौब वाला है जी। तो मैं उसी हिसाब से BSc भी किया, MA भी किया, फिर पत्रकारिता के लिए ट्राई किया। लेकिन पत्रकारिता हमारे के लिए अच्छा रहा जी। जो मैं आगे बढ़ा, जो आपकी थी वो, हाँ, मैंने अच्छा रहा बुरा रहा वो मैं आगे बताऊंगा जी। जरूर जरूर। आप तो भिलाई से ही हैं और आपकी पढ़ाई भी भिलाई में ही हुई, और आप वैसे तो आप भी बिहार
पिताजी माताजी आपके भी बिहार में ही, और आपने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे। और मैं बॉन्ड बॉटम को बिहार से हुई थी, लेकिन उसके बाद बाबूजी जब बीएसपी में आ गए तो मैंने भी यहाँ आया, और यहाँ पर मैंने 12th पास करने के बाद बीएससी मैंने साइंस कॉलेज से की मैडम, और साइंस कॉलेज के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। अच्छा, आपने भी स्ट्रीम बदल ली? हाँ, नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, तो एमएससी इसलिए नहीं कर पाई मैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वगैरह करना पड़ता था, तो मैंने इसलिए किया। और फिर मैंने एलएलबी किया। एलएलबी का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने एलएलबी भी किया। इसके बाद मैंने बोले कि एलएलबी में कोर्ट में शायद परमिशन नहीं मिलेगा जाने वाने के लिए, तो मैंने फिर बीएड किया। अरे वाह! और बीएड करके मैंने अपना ये टीचिंग लाइन जो चालू किया। बीएड के बाद दूसरे दिन ही मैं एमजीएम स्कूल में इंटरव्यू टीचर का हुआ, उसमें मैंने फेस किया, और फादर बोले कि नो नीड ऑफ इंटरव्यू, टुमारो यू कम एंड ज्वाइन हियर। मैं कुछ नहीं पता था कि इंटरव्यू किसको बोलते, टीचिंग का क्या बोलते हैं। मैं आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही होगी। बड़ी बड़ी लंबे लंबे बाल थे, सूट पहन के ऐसा झुला के गई और इंटरव्यू दिया, ज्वाइन कर लिया। और उस टाइम मैं सबसे छोटी उम्र की टीचर थी स्कूल में, मुझे बहुत मानते थे सब जो भी काम किसी का भी कर देती थी, सबका बहुत अच्छे से। तो बहुत कुछ मैंने सीखा। फादर वी वर्गीस फादर थे जी, वही मुझे बहुत लाइक करते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद है मैडम, वो हमेशा क्या करते थे, फादर पीछे दरवाजे से डोर से देखते थे टीचर जब पढ़ा देती, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो मैं वाइफ का वाइफ्स लिखना था, पर जब उनको देखी तो मैं वाइफ का WIFES नहीं लगा के S लगा दी। और उसके बाद वो फादर मुझे बुलाए, मिस झा कम हियर, और कॉरिडोर में ही जोर जोर से डांटे, और मैं लंबी लंबी आंसू से तो वो इंसिडेंट आज भी मुझे बहुत हेल्प करता है टीचिंग लाइन में। जब मैं आई, आज इतना कैरियर में आगे बढ़ चुकी हूँ, अभी भी मैं कभी भी मैं अपसेट हो जाती हूँ तो फादर की बातें याद आती है कि टीचिंग लाइन ऐसा है जो एक बार अगर उसमें परफेक्शन नहीं आया तो नोबडी विल गिव यू रिस्पेक्ट जी। तो मैंने उस चीज को मेंटेन किया है जी। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि यू आर बॉर्न टीचर बट यू कांट बिकम अ टीचर। तो मैं इसलिए बहुत टीचर को, टीचिंग लाइन को मैं बहुत लाइक करती हूँ जी। और उसके बाद तो मैंने फिर धीरे धीरे एक प्रपोजल आया कि डीएवी स्कूल के थ्रू, एक डीएवी स्कूल। उसके पहले मैं सर से एक सवाल पूछूं। सर, नाजीरा भी जाने का आपको मौका मिला ONGC की तरफ से, तो और वो भी मतलब आपको जो मिला वो PROशिप का था, उसमें भी प्रेस तो था ही, तो आप नाजीरा क्यों नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ तक पहुँच गया जी, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लड था जी, ना तो स्टेशन पर रुकने की जगह, ना कहीं, वहाँ पर कोलाहल मच रहा था उस समय जी। और ऐसा लगा कि ये नौकरी करके मैं क्या करूँगा। तो फिर बहुत सोच विचार करके मैं बोला कि नौकरी हमारा कौन छीन लेगा, ज्वाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे भी शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी, 1 साल 2 साल कुछ हुआ नहीं हुआ था। हाँ, नहीं, मतलब शादी के बाद ये चले गए थे जी। तो जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो मुझे बोले, तो मैं बस इतना एक छोटे से टुकड़े पे ऑल द बेस्ट लिख के भेज दी थी कि आप जाइए वहाँ होगा, और उनका सिलेक्शन भी हो गया था वो। अच्छा। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि अकेले वहाँ रहेंगे, मैं यहाँ रहूँगी जी, जी। तो जब मुझसे पूछे क्या करूँ, तो मैं बोली मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ ज्वाइन करना चाहिए, हम दोनों मिलके यहाँ छोटा सा भी कुछ करेंगे तो दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी जी। तो सर फिर नाजीरा से आप? मैं लौट गया मैडम जी। लौट गया तो फिर मैं यहाँ पर भिलाई आया अपना नाजीरा से। भिलाई मतलब मेरा तो हेडक्वार्टर तो वहाँ था, पटना था जी, उस समय जी। जब मैं जाया तो फिर भिलाई भी आया, तो वहाँ पर पता चला अमृत संदेश अखबार है, तो यहाँ पर कुछ आदमी से मेरा संबंध तो हो ही गया था, तो उसमें मेरा बाफना जी से संबंध हुआ था जी। PC बाफना से जी। क्योंकि हमको दैनिक जागरण भोपाल में CM साहब का इंटरव्यू के लिए भेजा था, अर्जुन सिंह साहब CM थे, तो वहाँ पर बाहर में वो भी बैठे हुए थे, बाफना जी और हम भी बैठे हुए थे। तो बट नेचुरल, जैसे अभी आप लोग कहें कहाँ से मैडम हो क्या, तो बोले भिलाई के, तो मैं बोला भिलाई, तो कैसे, फिर बताया कैसे ऐसे शादी वहीं पर है मेरा ऐसा। तो फिर वो बोलने लगा, अरे कैसे हैं क्या, एक पत्रकार, दूसरा भिलाई के हम हो गए दामाद टाइप के, तो बड़ा एक ही है। तो पहले मेरे को बुला लिए, अच्छा, क्योंकि हमारा इंटरव्यू टाइम था, हम उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, बिहार से आए हुए थे,
पहले से लिए हुए थे, हम नहीं लिए थे, टाइम एडिटर लोग सब ले लिए थे। फिर मैं निकला तो उनसे बात हुई, बोले कि भिलाई अब जब आएंगे तो हमारा ये है वो है, टेलीफोन नंबर जो भी होता है, बोला ज़रूर बताएंगे। तो उन्होंने हमको बोला कि आप वहाँ जो हैं यहाँ क्यों ना रहे, बड़ा दिलचस्प है। तो उस समय मेयर थे गोविंद धिंगड़ा, अच्छा। यहाँ के दुर्ग के। तो बोले कि मैं यहाँ पर पीआरओ आपको लगाता हूँ। लवकुश सिंगरौल उस समय थे पीआरओ हिंदी विभाग में। ओह। तो वहाँ से हमको उसमें लगाए। धिंगरा जी को बोले होंगे, मैं धिंगरा जी को देखा, बड़ा मस्तन थे सब। तो वहाँ मैं गया मैडम, तो एक तो टेबल थी बिना इसका टेबल क्लॉथ का, अब बहुत ही टूटा हुआ एक तो चेयर रखा हुआ था, एकदम प्रिमिटिव। हाँ, पंखा उनका कुछ नहीं था, किर किर पंखा चल रहा था। मैं आकर के बापना जी बोला कि सर मैं वहाँ काम नहीं करूँ। अरे पीआरओ काम नहीं करेंगे, ठीक है तो आप पत्रकारिता तो मैं करूँगा। तो गोविंद लाल बोरा के नाम बताए हो, अमृत संदेश, और उन्होंने मेरे साथ गए भी शायद। तो बोरा जी बोले हमको ऐसे ऐसे देखे, बोले आप बैठ जाइए। दिवाकर जी थे उस समय, ये सब तो थे, ऐसे एडिटर नहीं थे वो। तो बोले कि आप भी बैठ जाओ झा साहब। गोविंद लाल बोरा जी, आपका क्या देखना। जब देखे मेरा कि वो एनजीसी से है, इससे सब, बोले आप बैठ जाइए। प्रथम के लिए नहीं सर मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भिलाई में काम करूँगा। तो भिलाई में, बोले भिलाई में क्या करोगे, वहाँ पर कुछ पत्रकारिता थोड़ी है। वो मेरे को बताए पत्रकारिता थोड़ी है वहाँ पर आप एडजस्ट नहीं करोगे, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना। लेकिन भिलाई में, क्योंकि ये भी भिलाई थी, मैं कहाँ उतना ना पैसा मिलता था, मेरे पास पैसा वैसा था नहीं जो हम लोग कुछ कर पाए। तो फिर मैं भिलाई आ गया, यहाँ पर एज ए रिपोर्टर ही काम किया। जी, अमृत संदेश में। हमारे यहाँ पर बोले कि वो पुखराज जैन है, तो जैसे आप लोग पढ़े लिखे झा साहब हो वैसे हमके क्या है, आपसे थोड़ा बड़े होंगे, हमके जो भी होंगे बड़े छोटे मैं रिस्पेक्ट दूंगा, मैं जानता हूँ जी, मैं कर लूँ। उनको ये डर था कि ये पढ़ा लिखा लड़का है और वो तो वैसे है जो होता है यहाँ के पत्रकारिता वाला, तो ये कहीं कुछ बोलने दे या हमारा जो बिजनेस है वहाँ पर खराब। तो मैं बोला कब तसल्ली रखिए। फिर जैन साहब भी भिलाई में थोड़ा सा मेरे साथ में ऐसे रहे, इतना पढ़ा लिखा लड़का, मतलब थोड़ा सा जो होता है जी। मैं इसीलिए इसको बोलता हूँ आगे बढ़ो, मेरे को बहुत थोड़ा सा लगा। तो आप बताएं कि आप जब भिलाई से आपका बिहार जाना हुआ या सर के पास आप बीएचयू गई या पटना जब सर रहते थे, वो अनुभव कैसा था? क्योंकि माता पिता तो थे नहीं सर के। हाँ सर, तो वो तो नहीं थे। और जब हमारी शादी फिक्स हुई मैडम, तो ये मेरे ब्रदर इन लॉ लोग ये सोचे कि छोटा भाई है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको शादी करवाना है। जी, जी बिल्कुल जी। शादी करो, अक्सर उन जमाने में ऐसा ही होता था। तो मम्मी पापा को कोई बोला भी, मेरी रिलेटिव लोग की विवाह की शादी कैसे कर रहे हो आप लोग, तो बाबूजी बोले कोई बात नहीं, दहेज की डिमांड नहीं है उनकी यहाँ से कुछ, तो इसलिए कर रहा हूँ और हो जाएगा। लड़का अच्छा है, दहेज भी एक बहुत मायने रखता है। जी जी बिल्कुल। तो जब मेरी शादी हुई, शादी के एक दिन पहले जब मेहंदी लगता है, तब पता नहीं कौन जाके वहाँ बोल दिया कि लड़की तो लंगड़ी है। अरे बाप रे, लड़की तो लंगड़ी है, और सब बोल दे शादी नहीं करेंगे। भाई लोग बोले शादी नहीं करेंगे, और मेरे हाथ में और एक किसी को भेज दिए देखने के लिए। मेरी मम्मी बोली कि मैं शादी के एक दिन पहले तो तुमको दिखाऊंगी नहीं कि तुम लंगड़ी हो कि नहीं हो। अब मैं शादी अब लड़का से पूछे तो बोली नहीं, आप निश्चिंत होके जाइए, भाई मेरा भाई गया था, अगर शादी के बाद लड़की लंगड़ी हो जाती तो मैं क्या करता। वाह, इसलिए अभी मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। सर धन्यवाद। और वही रिस्पेक्ट, उस दिन का रिस्पेक्ट है जो मैं आज तक इनके साथ निभा रही हूँ। क्योंकि बोलते कभी कोई बात होती है जो माइंड में सेट हो जाती है। इन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं ना। एक बार बोला कि मैं लड़की को देखूंगा, बात को, कुछ नहीं, शादी हो गई।
और शादी की रात हुआ, जब शादी के बाद आए तो गांव के जैसा वेशभूषा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कैसे भी करके आ गए। तो जब MGM स्कूल के फादर लोग आए थे मेरी शादी अटेंड करने के लिए, तो जो शादी देखता था बोलता था ये लड़की तो कल ही छोड़ देगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। कहाँ भिलाई की लड़की और कहाँ ठेठ बिहार के गांव का लड़का। हम लोग शादी के बाद सबकी कार से विदाई होती है, मैं अपनी सेक्टर 5 में हम लोग रहते थे, तो रिक्शा में रात के 3-4 बजे शादी तय हुई, फाइनल हुई, और उसके बाद मेरे को रिक्शा में बैठाया कि घर चलो, क्योंकि कार वार तो था नहीं हमारे पास, ना कार किराया पर बाबूजी लोग लिए थे, और हम मैडम उस कार में बैठे, रिक्शा में बैठे, और पीछे से 4-5 बच्चे नहीं लटक जाते हैं दूल्हा ऐसा करके हमको घर ले गया। तो पर मैं इनको उसी टाइम बोली जैसे लड़की थी, पर मैं इतनी बोल्ड, भगवान ने मुझे कहाँ से पावर दिया। मैंने आप ड्रेस चेंज कर लीजिएगा, सवेरे मेरे फ्रेंड लोग मिलने आएंगे और बोल्डली आप जवाब दीजिएगा, मैं कभी कुछ मत सोचिएगा, मैं अपने साथ के साथ हूँ। और जब ये मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को जैसे कहते हैं संभाल लिया और वो आज तक संभाल रहे हैं। मेरा जब एक भांजा था बोलता, मामी आपको मालूम है मामा जी सिर्फ 100 रुपये कमाते हैं। वो सनमार से निकल गया था। हाँ, तो बोले 100 रुपये कमाते हैं। तो मैं भी संजय, उनका नाम संजय, चिंता मत करो, हम 1 रोटी का 2 टुकड़ा करके खा लेंगे, आपसे नहीं मांगे। मैंने उस टाइम जवाब दिया था, और वहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई। तो सर, जब भिलाई आके पत्रकारिता शुरू करी आपने जी, और अमृत संदेश में आप काम करने लगे, फिर विभिन्न पत्रिकाओं में भी आप लिखने लगे, और मैडम ने स्कूल शुरू करने की बात कैसे आई आप दोनों के मन में? नहीं, तब तक नहीं आई मैडम। क्या हुआ, जो फिर मैं पत्रकारिता में जब बोरा जी के यहाँ था, तो बाफना जी ने हमको बोला कि मैं AKVN का चेयरमैन हूँ, आप थोड़ा सा इंडस्ट्रीज खोल लो। तो मैं बोला कि सर, हमारे खानदान में आज तक कोई नमक नहीं बेचा है, मैं कहाँ से इंडस्ट्रीज खोलूँ? बोले नहीं खोलो, तुम आप खोलिए, मैं आपको व्यवस्था कर दूँ। तो मैं इंडस्ट्रीज का कुछ नहीं जानता था, तो उन्होंने फिर हमको थोड़ा सा मदद की, मदद मतलब नॉट फाइनेंशियली, थोड़ा सा मदद किए। तो फिर इनका कान का था कुछ, मैं अपना पूरा सोना का कान का 300 रुपए में बिन बंधक लगाई, कुछ था वैसे, पेपर खरीदे हम लोग, तो उसका जाकर के DIC में जमा कर दिए, जिला उद्योग केंद्र में। तो जमीन उमीन दे दिया। और जब ऊपर वाला साथ किसी को देता है तो नीचे वाला कुछ नहीं करता। तो मैं देखा इंडस्ट्री लग गया मेरा, और यहाँ से थोड़ा सा फाइनेंस भी मिल गया गवर्नमेंट से, अनएम्प्लॉयड फिर उतना याद नहीं है मेरे को, मिल गया। मतलब स्टील प्लांट की एंसिलरी नहीं, तब तक एंसिलरी, तब तक फाइनेंस मेरे को यहाँ से मिल गया, जो गवर्नमेंट का होता है ना, इंडस्ट्री तब तक हमारे स्टील फर्नीचर का था। हाँ, कुछ तो करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं क्या सोचा, उसमें भी नियत मेरा खराब था। मैं सब बनाता था, इंडस्ट्री सेट वाला मैं बना दिया ये कंक्रीटिंग वाला, कि कल मैं इसमें प्रेस का मशीन बैठाऊंगा। अच्छा, पत्रकारिता दिमाग में, वो दिमाग में था ही। तो सबको देखोगे इंडस्ट्रीज में शेड होता है, और हम उसको मकान बना दिए कि इसी में हम प्रेस बैठा देंगे। जैसे जैसे देख करके सब जगह से आए थे, तो उस समय जब तो जैसे कि अभी फोटो दे रहे हो, तो उस समय में क्या करते, ब्लॉक बनता था। यदि किसी को रात में डेथ हो गया, किसी को दिन आया, तो उसको सीमेंट पर ऐसे घस देते थे हम लोग, उसका मुंह को घस देते थे, ब्लॉक को उसको लगा देते थे। तो लोग समझ जाए, नहीं समझे, लेकिन हम नीचे में तो लिखे है ना, ये सब करते थे। तो उस समय मेरा नियत खराब था कि इंडस्ट्री नहीं चलेगा, हमको कहाँ से चलेगा, हो गया, मैं इसमें अखबार डाल दूंगा उस समय। तो मैडम जब ऊपर वाला साथ देता है नीचे वाला, तो क्या हुआ, उसी समय रायपुर में क्या कहते स्ट्राइक हो गया स्टील फर्नीचर में, और वहां के मजदूर सब घूमने लगा। अब मेरा स्टील फर्नीचर के जरूर था, जो तो मैं मशीन भी लाया, तो वहीं से आकर के मेरे को बताया, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वही लोग लग गया, वही लोग सिखा दिया, मजदूर लोगों ने सिखा दिया। क्योंकि वहां पर तो निकाल दिया उसको, निकल गए रायपुर से। तो वो जो 3-4 महीना जो स्ट्राइक रहा वहां पर, 3-4 महीना में मेरा इंडस्ट्री ऐसा चला कि साक्षात वहां पर विश्वकर्मा आके बैठ गए। एक पत्रकार आदमी कहाँ से चलाएगा, लोहा कहाँ से काटेगा। फिर मैं इंडस्ट्री चल गया। जैसे इंडस्ट्री चला तो मैं गया, बोरा जी गया तुरंत, देन एंड देयर। मैं बोला सर काम नहीं करूंगा। क्या हो गया तुमको?
हम कैसे ऐसी इंडस्ट्रीज खोल दिया हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई दाग लगे। तो बोले सब यही काम कर रहा है, तुम्हारा भिलाई में जितना सबका इंडस्ट्रीज है, किसी की दुकान है, किसी बोले नहीं कर सकते सर। तो बोला जी हमको पीठ ठोके, लेटर बनाए, एप्रिसिएशन लेटर मेरे लिए। बोले कि जा जब तक तुम हो तब तक, जब मन हो तुम प्रेस के आदमी हो, प्रेस के रहोगे और तुम काम करो। लेकिन मेरे को तो आज तक भी मैं बोरा खानदान शुरू में ही बोला, उसके मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, और मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ मैडम, यहाँ के अखबार से निकल गए हम, संपर्क तो था ही। तो उसके बाद हम फिर जाकर के इंडस्ट्रीज में लग गए। तो इंडस्ट्रीज जैसे आए तो मेरा इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स शुरू हुआ, जबकि मैं पॉलिटिक्स इंडस्ट्रीज की नहीं जानता। पॉलिटिक्स क्या होता है, छात्र नेता जरूर रहा था, BHU में भी रहा, CM साइंस कॉलेज में, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज में आने लगा। तो उस समय इतना दबाया जाता था छोटे इंडस्ट्रीज को, कुछ हम लोग को हवा तक नहीं लगने देता था भिलाई स्टील प्लांट से। फिर एक मुहिम बनाया, मुहिम बना करके यहाँ पर आंदोलन किया, उसका मैं अध्यक्ष बना उसी समय PSP एंसलरी का। तब से लड़ते लड़ते आज हम लोग एक अच्छे पोजीशन में आ गए हैं। और उसके बाद स्टील फर्नीचर्स हम तुरंत चेंज कर लिए, हम आ गए इंजीनियरिंग। सर मैं स्कूल के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, तो स्कूल के बारे में मैं इतना तो बताऊंगा। मेरे को ये बोले स्कूल खोलना है, तो मैं बोला कि स्कूल कैसे खोल देंगे हम? तो बोले कि नहीं खोल सकते हैं, हम चला सकते हैं। बोले वो तो गवर्नमेंट का होता है नहीं स्कूल। आई डोंट नॉलेज अबाउट द स्कूल, प्राइवेट भी होता है कुछ। आप तो MGM से थी तो आपको आइडिया था। प्राइवेट हम नहीं जानते थे कि स्कूल प्राइवेट होता है, क्योंकि हम लोग बिहार में देखे सब तो वही। तो बोले नहीं जानते हो, ये नहीं जानते। मुझे यदि होता है तो खोल लो। नहीं, मैं MGM में थी मैडम। तो जब मैं शादी से पहले MGM में थी, तो शादी के बाद हम लोग हाउसिंग बोर्ड में क्वार्टर लिए। मैं वही ना कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग किराया सोना दे के और घर ही। तो जब मैं भाड़े में 250 रुपया महीना, 300 रुपया महीने में, 300 था। अच्छा। तो मैं देखी EWS था। सिटी को देखते तो लोग सोचते ना यहाँ आसपास घर होगा, तो बच्चे हैं तो कहीं जरूर होगा यहाँ स्कूल होगा। तो ऐसा करके बच्चे लोग भी मेरे को देखे थे, हम MGM की स्कूल के, वहाँ पर कोई भी टीचर नहीं थी, तो मेरे पास ट्यूशन के लिए आने लगे। अच्छा। तो मैं सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती थी। और इसके बाद मैं बोली ट्यूशन कब तक करते रहूंगी, अब ना मेरे को छोटा सा स्कूल KG1 KG2 का खोल दो। एक उस टाइम HIG घर बन रहे थे, बट खाली था। शुभानी सर थे, उनसे बोला गया, तो बोले हाँ मैडम। सब मेरे को बहुत जानते थे MGM स्कूल से, साइंस कॉलेज से, आपकी पर्सनालिटी है। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को दिया, और मैं वहाँ जब स्कूल खोली मैडम, तो इनॉग्रेशन हुआ। वेंकटेश्वर सर CTA थे, वो CTA थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। दूसरे दिन स्कूल लगा तो 6 बच्चे से स्टार्ट किया, और 2 टीचर थी, छोटी टीचरें थी, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही किए थे। तो टीचर ने क्या किया, एक बच्चे ने 40 कर दिया। तो मैं बोली मैडम ने एक दूसरे को देखने लगी क्या करेंगे। बाई शायद नहीं थी उस टाइम की, नहीं आई थी। मैं मैडम को बोला मैडम नो, प्लीज गो आउटसाइड, इट इज़ नॉट योर जॉब। और मैंने ऊपर वाले को प्रणाम करके और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पूरे सफाई किया, फिर उन लोगों को बुलाया। तो मैं कभी भी स्कूल लाइन, बच्चों को टीचिंग लाइन को कभी भी, आज भी मुझे पढ़ाना लिखाना, बच्चों को मैनेज करना खराब नहीं लगता। पैशन था वो, पैशन आपका पैशन था। ऐसा। और जब आपका पैशन और आपका जॉब भी इकट्ठा हो जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। तो मैंने इतना लाइफ में मेहनत किया है मैडम, कि मैं कभी जिंदगी में सोची नहीं कि आराम क्या चीज होता है। 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अभी भी काम करती हूँ, और उस टाइम भी काम करती हूँ। KH मेमोरियल। KH मेमोरियल मतलब आपके ससुर और आपकी, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। जब मेरी शादी हुई तो मैं बोली वाह, सबको मुंह दिखाई दे दिए, क्योंकि हमारे ससुर बहुत रिचेस्ट पर्सन में जाने जाते, जमींदार गाँव। मुझे जब सबको दे दिए, जब मेरी टाइम आई तो खुद ही चले गए। तो आज देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी दिया मुझे जी, कि आज उससे मेरा जी वो आशीर्वाद आपके पास थे। तो कार्तिक हरिवंशी 3 मेमोरियल स्कूल, देखिए KH में स्कूल,
केएच कैसल भी हमने छोटे बच्चों का खोला, फुल एसी है वो जी। इसके बाद अब बहू आने वाली थी तब फिर हमने केएच वर्ल्ड स्कूल जामुल में खोला, जो कि बहुत अच्छे से मैडम हमारी बहू चला रही है। तो इस तरीके से हमने और सब, पर इसके पीछे मैडम बोलते हैं ना, यदि रूट अच्छा होता है, फाउंडेशन अच्छा होता है, तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। झा साहब ने मुझे ऐसा नहीं कि सामने बैठ के बहुत हेल्प किया, आज तक उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था स्कूल में, हम घर में आके खाना नहीं बनाते थे, हम रास्ते में ही कुछ खा के आ जाते थे, कभी नहीं बोला कि ये नहीं बना, ये हुआ नहीं हुआ, ठीक है तुम करो मत। मैंने तो सुना है सर खाना भी बना लेते थे जब आप नहीं रहती थी। तो बहुत बच्चों को तो सब, मेरे बच्चों से पूछते थे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो इनको दिखाते थे मेरी माँ है। सर मतलब जैसे कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, पर आप दोनों के केस में बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, एंड बिहाइंड दिस मैन देयर आर यू, सो मेड फॉर ईच अदर कपल। आज हम लोग का केमिस्ट्री इतना अच्छा है मैडम कि हम लोग में अभी तक तो कोई, और हमारे यहाँ आज तक फाइनेंशियल ये समझते नहीं कि इसका पैसा है, उसका पैसा है, ये पैसा है, एक जगह पैसा रखा रहता है, जिसको जो खर्चा करना होता है उससे करता है। हम लोग कोई तेरा मेरा कुछ नहीं होता, आज बेटा बहू सब हो गए, कभी नहीं कुछ, तो बहुत अच्छा अभी तक तो गाड़ी चल रहा है। भगवान करे और आगे गाड़ी ऐसे ही चले।